प्यार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर कंप्लीट कराने वाले हैं। वो कैसे? क्योंकि आज हम लोग थेस प्रमेय को करने वाले हैं। थेस प्रमेय जो कि क्लास 10th में 6 प्रमेय में त्रिभुज में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है थेस प्रमेय, और ये लगातार कई वर्षों से पूछा ही जाता है जो थेस प्रमेय है। तो आज हम लोग थेस प्रमेय को कंप्लीट करेंगे। देखिए, थेस प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब आपको तो कुछ समझ में आया नहीं होगा कि ये आखिर बोल क्या रहा है। अब देखिए, ये बोल रहा है, अब इसके एक एक पॉइंट को पढ़िए आराम से एकदम। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यानी किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, ये तो देखिए हमारा डायग्राम ने बना है, लेकिन हम आपको अभी बना के दिखा भी रहे हैं। जैसे मान लेते कि हमारा क्या है, कोई एक त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यानी कि किसी भी भुजा के समांतर, या फिर इसके या इसके या इसके किसी भी भुजा के समांतर, यानी कि हम मान लेते कि इसके समांतर में एक रेखा समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, यानी कि इसके समांतर और अन्य दो भुजा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, यानी इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी कि एक रेखा खींची जाए और ये इस रेखा के समांतर हो और इन दोनों को क्या भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, यानी कि ये और ये तथा ये और ये एक अनुपात में विभाजित हो। जैसे इसका अनुपात ए, अगर ये बी, ये सी या डी, तो इसका अनुपात क्या आएगा, ए बी बराबर होगा सी बाई डी के। यानी हमें इस क्वेश्चन में ही सॉल्व करना है, और हमें दिया क्या है, ये रेखा इस रेखा क्या है, समांतर है। तो आप थेस प्रमेय आखिर बोल क्या रहा है वो आपको समझ में आ गया। क्या बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक रेखा के समांतर हम कोई एक रेखा खींच दे, नॉर्मल से बस समझिए, यदि किसी त्रिभुज के एक रेखा के किसी भी एक रेखा के समांतर कोई एक रेखा खींच दे तो ये जो रेखा खींची जाएगी इन दो भुजाओं को क्या बोल रहा है, एक ही अनुपात में विभाजित कर, यानी इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर। जैसे देखिए ए बाई बी बराबर सी बाई डी के, तो एक ही अनुपात में विभाजित करें हम इसे कहेंगे। अब इसे हमें प्रूव करना है, हम ये जान गए। और हाँ, ये जो देखिए प्रमेय है ना, इससे आप समझ लीजिए कि ऐसा होता भी है। अगर हम कोई त्रिभुज खींचे और किसी भी रेखा के समांतर खींचे तो जो आएगी एक ही अनुपात में, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो आज हमें यही सिद्ध करना है। अब देखिए, जब हम किसी भी प्रमेय को करते हैं तो पहले हमें उसे लिखने की तरीका पता होना चाहिए। पहले जो हमें दिया रहता है उसे लिखते हैं, फिर जो हमें सिद्ध करना रहता है उसे लिखते हैं, अगर कुछ रचना करना है तो उसे लिखते हैं, और उसके बाद उपपत्ति यानी कि हल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? पहले दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें हमें दिया क्या है, तो बस एक त्रिभुज दिया गया है किसी एक त्रिभुज में, तो यानी कि एक त्रिभुज दिया गया है और उसमें भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा, यानी कि हमें एक त्रिभुज दिया है और एक भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर कोई एक भुजा है, यानी कि हमें इसके समांतर एक रेखा दी गई है। तो क्या लिखेंगे, हम इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे ए बी और सी। अभी इतना जरूरत है उतना कीजिए। क्या है, ए बी सी, तो लिखेंगे दिया है एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में इसमें क्या है कि इस रेखा के समांतर एक रेखा है, तो हम इसका भी नाम देते हैं। जैसे देखिए ए बी सी, इसका नाम डी और इसका नाम ई रख देते हैं। क्या है, एक रेखा, एक त्रिभुज ए बी सी में BC के समांतर क्या है, डी है। समांतर किसी ने कैसे होता है उसे भी देख लीजिए, BC और ये समांतर होता है डी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर बोलते हैं। ये जो ऐसे चिन्ह बना है इसे हम बोलते हैं समांतर। इसे क्या बोलते हैं, इसे समांतर बोलते हैं। ये जो हमारा चिन्ह है, यानी कि BC समांतर है किसके, BC समांतर है डी के। अब उसके बाद देखिए, अब ये दिया क्या था वो हमने लिख लिया। अब हमें ये लिखना है कि इसमें सिद्ध आखिर हमें क्या करना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, यानी कि ये भुजा और ये भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। तो लिखेंगे सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है। अब हमें इसमें देखिए सिद्ध करना क्या है, यानी कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। तो क्या आएगा देखिए, AD बटा DB, AD बटा DB, AD बटा DB बराबर होगा किसके, AE बटा EC के, AE बटा EC के। इसके AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम इसमें कुछ रचना करेंगे। यहाँ पर हम रचना कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे, देखिए ये जो है AD, इस भुजा पर हम E से एक लंब खींचेंगे और इस AE पर D से एक लंब खींचेंगे। तो उससे पहले लिख लेते हैं, क्या करेंगे, लिखेंगे ये भुजा AD पर, क्या है हमारे पास, भुजा AD पर बिंदु E से एक लंब खींचते हैं, एक लंब खींचते हैं, एक लंब खींचते हैं। कैसे होगा, अगर देखिए हमें लंब का लिखना होगा तो AD लंब क्या होगा, हम इसे क्या भी नाम देते हैं, इसका नाम M रख देते हैं। तो क्या है, AD पे लंब है EM, तो क्या हो गया EM। अब ये चिन्ह दिख रहे हैं, इसका मतलब था लंब। क्या होता है, जैसे देखिए ये चिन्ह है हमारा, इसको हम बोलते हैं लंब, उल्टा T। ये किसके आकार का है, उल्टा T के आकार का है, तो इसे क्या बोलते हैं, लंब। हमने इस भुजा पर एक लंब खींचा, इसी प्रकार इस भुजा पर DN से एक लंब खींचा, उसे भी लिख देंगे, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे इसी प्रकार क्या होगा, जो A भुजा उस पर हमने DN एक लंब खींचा, यानी क्या होगा, AE लंब होगा उस पर DN। अब देखिए हो गया, हमें दिया क्या था वो हमने लिख लिया, सिद्ध क्या करना था वो हमने लिख लिया, और जो रचना है उसे हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति का मतलब हल होता है। उसके लिए पहले एक बार इसे फिर से आप समझ लीजिए। देखिए बोल रहा है कि अगर किसी त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर हम कोई किसी भी भुजा के समांतर अगर हम कोई एक रेखा खींच दे, तो ये जो भुजा होगी अन्य दो भुजाओं को, ये जो रेखा होगी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी, यानी कि ये जो होगी बराबर होंगे, ये इसके बटे ये और ये बराबर होंगे इसके बटे एक ही। तो हमने सिद्ध कर लिया, दिया था कि एक त्रिभुज ABC में BC समांतर होगा DE के। अब उसके बाद रचना क्या है, भुजा AD पर बिंदु E से एक लंब खींचते हैं। हमने AD लंब EM किया और इसी प्रकार AE लंब DN किया। हमने इस पर और इस पर एक लंब खींच लिया। लंब का मतलब क्या होता है, ये इससे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आपको अगर इतना समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम इसका हल करेंगे। अब देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे, उपपत्ति निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति लिखिए, फिर हल लिखिए। अब क्या करेंगे, देखिए हम इस त्रिभुज ADE इसका क्या निकालेंगे, हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में ऐसा करना ही होता है, इसे करने की विधि यही है, सिद्ध करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE में, क्या है, त्रिभुज ADE में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज का अगर हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लिख लीजिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये देखिए, ये सूत्र हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख लिए उसके बाद डायरेक्ट हम हल करेंगे। तो क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। अब उसके बाद आधार देखिए, पहले देखते हैं त्रिभुज ADE कहाँ पर है। देखिए ADE ये हो गया हमारा त्रिभुज। अब इसमें हमारा आधार, यानी कि हो गया हम इसमें देखिए, अगर हमें आधार लेंगे, अगर हम ये आधार लेंगे तो हमें लंब तो पता नहीं है, इसलिए हम ये आधार लेंगे, AD को आधार लेंगे। इसीलिए हमने वो लंब भी लिया था। ये लंब क्यों खींचा था, अपने
आपके मन में आया होगा डाउट, तो हम क्या करेंगे कि इसका लंब निकालने के लिए हम लंब खींचे थे, तो हम आधार लिए AD, आधार क्या होगा AD, और इसका जो लंब होगा, लंब क्या होगा EM, लंब क्या होगा इसका EM होगा। हमने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका, त्रिभुज BDE का। इस त्रिभुज को लेंगे, एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज को लेकर एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि त्रिभुज ADE को लेके हम त्रिभुज DEB का निकालेंगे क्षेत्रफल, और फिर ADE का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अभी क्या करेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में क्या करेंगे हम, किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल 1/2। अब इसमें आधार क्या है, देखिए BDE में हम ये त्रिभुज ले रहे हैं, तो इसका आधार क्या होगा, ये होगा B से D तक, इसका आधार क्या होगा B से D तक। अब इसका अगर लंब की बात करें, अब इसमें देखिए कोई लंब तो हमें मिल नहीं रहा, क्या आप इसे लंब लेंगे, तो नहीं। अब ऐसे कोई हमारा त्रिभुज है, ये देखिए हमारा कोई त्रिभुज है, अगर हमें इसका लंब निकालना हो तो इस रेखा को हम आगे बढ़ाएं और यहाँ से इसे मिला दें, तो ये देखिए इस त्रिभुज का लंब होगा, इस त्रिभुज का ये क्या होगा, लंब होगा। तो इसका अगर हम इसमें देखें तो ये क्या है, EM, इस यहाँ पर क्या होगा, लंब EM। जैसे जो इसका लंब हुआ है वही इसका विलंब होगा, वो कैसे होगा हमने यहाँ पर बताया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे EM, इसका लंब क्या लिखेंगे, EM। अब उसके बाद देखिए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। यानी अगर हम इसे समीकरण 1 मान ले और इसे समीकरण 2 मान ले, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को भाग करने पर, यानी समीकरण 1 बटे समीकरण 2 हो जाएगा। क्या कर लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से भाग करने पर जब इसका भाग करेंगे क्या होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, 1/2 गुणे AD गुणे क्या होगा, EM, और बटे में इस पूरे के बटे, ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुणे BD गुणे EM। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें कट रहे हैं, क्या कट रहा है, 1/2 से 1/2 कट गया, EM से EM कट गया, और बाकी का ऐसे उतार देंगे, इधर नहीं काटेंगे। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, यहाँ पर क्या बचा, AD बटे में क्या है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर क्या आ गया, ये BD आ गया, यानी कि इसे हम लोग समीकरण नंबर A मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण A, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, जब हमने इसका भाग किया तो आ गया समीकरण 1। अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने बस त्रिभुज ADE को लिया है और भाग किया है। इसका त्रिभुज लेकर ADE को हमने क्षेत्रफल निकाला है, फिर त्रिभुज BDE को लेकर क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब दोनों का क्षेत्रफल निकाल, दोनों को विभाजित करेंगे, यानी कि ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल में हम लोग भाग करेंगे। अब हमने ये कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर से ADE का त्रिभुज निकालेंगे, लेकिन इस बार हमने आधार ये लिया था, इस बार ये आधार नहीं लेंगे, इस बार AE को आधार लेंगे। अब इस आधार को लेकर हम इसका क्षेत्रफल और उसके बाद CDE का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उससे करते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन इस बार आधार हम AE को लेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आप उसी के आगे करते जाइएगा, जिस जहां तक आप लिखेंगे उसी के आगे फिर से दोबारा करेंगे। तो इस बार आधार क्या होगा, 1/2, आधार इस बार ये होगा हमारा EA, और लंब क्या होगा, जब हम ये आधार लिए तो लंब हमारा यहाँ पर DN होगा। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज CED को, किसको, त्रिभुज
CDE को, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें भी 1/2 और इसका आधार क्या होगा, CE होगा, यानी इसका आधार क्या होगा, EC। हम ले लेंगे EC गुणे, अब उसके बाद क्या होगा, इसका विलंब देखिए ये होगा EDN। कैसे, जैसे हमने इसका इस त्रिभुज को लिया था तो EM लंब हुआ था, उसी प्रकार हमने इस त्रिभुज को लेंगे तो इसका क्या होगा, DN होगा। क्या होगा, DN। इसे हम लोग समीकरण नंबर 4 मानते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब उसके बाद भी हम भाग देंगे, लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 4 में भाग करने पर, यहां पर से नहीं तथा लिखिए, क्योंकि हम इसे भाग नहीं दे रहे, दोनों को आपस में भाग कर रहे हैं। तथा 4 में भाग करने पर तो क्या होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे EA गुणे DN। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद इस त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल 1/2 गुणे में EC गुणे DN। अब यहाँ पर क्या कट रहा है, 1/2 कट गया, DN और DN कट गया, तो लिख लेंगे, हमारा समीकरण नंबर B बन के तैयार है। ADE का क्षेत्रफल क्या आया है, 1/2 गुणे 1/2 तो हमारा कट गया, बस आया है EA बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर क्या आया है, EC। इसे हम लोग समीकरण नंबर B मान लेंगे। इस बार देखिए हमने क्या किया है, अगली बार हमने त्रिभुज ADE को लिया तो BDE को लिया, अब इस बार क्या किया, ADE को लिया आधार AE मान के, और फिर किसको लिया, CED को लिया, ए हमने ले लिया, और उसके बाद क्या, समीकरण नंबर B बना लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण A और समीकरण B में तुलना करेंगे। तो पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हमने क्या किया था, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये और बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल EC आया था, हमने इसे क्या मानते हैं, समीकरण B मान था। लेकिन समीकरण B मानने से पहले आप एक बात और ख्याल रखिएगा कि देखिए यहाँ पर क्या है, CED और अगले वाले में क्या था, BDE। हम ये जानते हैं, अपने क्लास 9 में एक प्रमेय पढ़ा होगा, किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो आधार होता है, अगर आधार बराबर है तो इसके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि लिखेंगे हम, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि CED लिखेंगे, चूंकि CED क्या है, चूंकि CDE लिखे, फिर CED, बात तो एक ही, CED तथा चूंकि त्रिभुज CED तथा त्रिभुज BDE का आधार, इसका क्या है, इसका आधार लिखेंगे, त्रिभुज CED तथा BDE समांतर चतुर्भुज का आधार है। क्या होगा, त्रिभुज CED तथा त्रिभुज BDE समांतर चतुर्भुज का आधार। समांतर चतुर्भुज देखिए, जैसे ये है, ये हो गया, ये हो गया, ये समांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये रेखा समांतर है, और ये हमें दिया भी था, ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है। तो लिखेंगे त्रिभुज CED तथा त्रिभुज BDE समांतर चतुर्भुज का आधार है, समांतर चतुर्भुज का आधार है। और आपने क्लास 9 में पढ़ा था प्रमेय कि जब इसका आधार बराबर होगा, किसी भी दो त्रिभुज का आधार बराबर होगा तो इसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज CED बराबर होगा त्रिभुज BDE के। ये देखिए अपने क्लास 9 में जो प्रमेय पढ़ा था, बस वही लगा है, यहाँ पर ये लगा है इसको बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा हम CDE के जगह पर हम ये लिख सकते हैं त्रिभुज BDE। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या आया है, ये आया है, बटे उसके बाद क्या है, CDE के जगह क्या लिखेंगे, त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या है यहाँ पर, EC। अब इसे हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण नंबर B। हमने इसे समीकरण B नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये भी लाइन तो लिखना था, क्या लिखना था कि त्रिभुज CED का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज BDE का
क्या है, समांतर चतुर्भुज का एक आधार है। जब आधार बराबर है तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। और इसके जगह पर हमने ये लिखा है। अब हमने ये लिखा क्यों, क्योंकि जो हमारा समीकरण नंबर 1 बना था ना, वहां पर भी आप देखिए ये BDE था। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा भी है, इसलिए तो 6 नंबर का आता है। तो इसमें हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, जो अपने क्लास 9 में प्रमेय पढ़ा था बस वही यहाँ पर प्रमेय लगा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के अगर किसी समांतर चतुर्भुज में दो त्रिभुज का आधा बराबर हो तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। यहाँ पर क्या था, ये बराबर है, इसलिए ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद जो हम करेंगे ये लास्ट स्टेप होगा। तो आप देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, हमारा समीकरण ए और समीकरण बी क्या है, समीकरण बी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर ही है, और तो समीकरण त्रिभुज BED का क्षेत्रफल EC, और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल AD, और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल BD। अब आप देख रहे होंगे कि अगर हम इस दोनों समीकरण देखें तो ये इसका जो इतना पार्ट है और इसमें जो इसका इतना पार्ट है वो क्या है, बराबर है। तो अब हम समीकरण की तुलना कर देंगे, लिखेंगे समीकरण ए तथा समीकरण बी से क्या होगा, जब देखिए जब इसका RHS साइड बराबर है तो क्या होगा, RHS साइड भी बराबर होगा। यानी कि हमारा EA यानी समीकरण क्या है, AD बटे BD बराबर हो किसके, EA बटे EC की। और आप देख रहे होंगे कि हमें सिद्ध क्या करना था कि ये जो अनुपात है इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, अनुपात एक समान होना चाहिए। तो क्या आया है, AD बटे DB और AE बटे EC। हमें ये सिद्ध भी करना था और ये देखिए आ भी गया, तो इसे लिखेंगे इति सिद्धम। ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। अब देखिए हम आपको एक एक स्टेप बताते हैं कि इसमें आखिर करना क्या था। पहले क्या करना था कि आपको किसी त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बनाने के बाद एक रेखा समांतर एक रेखा खींच लेना है। उसके बाद कि इस रेखा पर और इस रेखा पर यानी कि AD और AE पर दो लंब लेना है। लंब क्यों लेना है इसका, जब हम क्षेत्रफल निकाले तब हमें ऊंचाई चाहिए था, इसलिए हमने लंब की रचना की। रचना करने के बाद क्या किए हम लोग कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाले हैं आधार AD को लेकर और लंब EM को लेकर। अब उसके बाद लिखे हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकाले हैं आधार BD को लेकर और लंब EM को लेकर। उन दोनों क्या किए, भाग कर दिए हैं। भाग करने के बाद हमने उसे छोड़ दिया, समीकरण नंबर A बना के छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या किया, त्रिभुज ADE का फिर से क्षेत्रफल निकाला, लेकिन इस बार आधार AE लिया और लंब क्या है, DN लिया। उसके बाद हमने फिर किया कि त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकाला या फिर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल निकाला आधार EC को लेकर और लंब DN को लेकर। ये हमने निकाल लिया और हम देख रहे हैं कि जब इसका त्रिभुज CED और त्रिभुज BDE का जो आधार है वो समांतर चतुर्भुज का आधार है यानी बराबर है। तो हम क्या किए कि त्रिभुज CED बराबर कर दिए त्रिभुज BDE के, ये बराबर होता है, क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा। अब उसके बाद हमने क्या किया कि देखा कि यहाँ पर भी देखिए त्रिभुज BDE और यहाँ पर भी त्रिभुज BDE बराबर है, यानी कि इसका LHS साइड बराबर है। और जब LHS साइड बराबर है तब हमने क्या किया है कि जब LHS बराबर तो समीकरण से तुलना कर दिया है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हुआ है कि इसका AD बटे DB बराबर होगा इसकी AE बटे EC की, और ये हमें सिद्ध करना था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए दोस्तों, ये जो थेल्स प्रमेय है इसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं और ये प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें कुछ गणन नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, बस आसान है, आपको इसमें समझने की थोड़ी देर है। अगर आप इसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 से 5 बार आप इसे ट्राई कीजिए, आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा। तो हम मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में, प्रश्नावली करेंगे या फिर कोई दूसरा प्रमेय करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।